तो स्क्रीन नजर आ रही है आपको। आज के जो कंटेंट है हमारे, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, व्हाट इज एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम स्पेसिफिकेशन, उसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी, रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होता है, देन हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की तरफ मूव कर जाएंगे। उसकी दो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो ये एजेंडा आज के लेक्चर का हमारा होगा पेज नंबर 10 तक। सो लेट्स मूव टू द, यहाँ से मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। सो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है, कोई बताएगा? किसी के पास आइडिया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन चाह रहे होते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम का या तो हम पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर उसका एल्गोरिदम बनाते हैं, उस प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, या उस प्रॉब्लम का सक्सेसफुल सॉल्यूशन के लिए हम उसका क्या कर लेते हैं, या तो उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं या तो उसका एल्गोरिदम बना लेते हैं। दोनों काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम होता क्या है? जो भी आपके प्रॉब्लम का को सॉल्व करने का या आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने का रास्ता है, जितने स्टेप फॉलो किए जाएंगे सॉल्यूशन तक जाने के लिए, उन सारे स्टेप्स को सीक्वेंस के साथ, ठीक है, अप, अपने वर्ड्स में या इंग्लिश लाइक लेटर्स में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। So we can say that an algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में बता दिया जाता है, वो हमारा एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। इन नॉर्मल लैंग्वेज एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंपली इसको क्या कहेंगे? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। वो वाली स्टेटमेंट्स जिनको यूज करके हम किसी टास्क को परफॉर्म करेंगे, किसी टास्क को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इन कंप्यूटर साइंस की टर्म में एल्गोरिदम की प्योर डेफिनेशन क्या है? एल्गोरिदम इज sequence of simple instructions used for solving a problem which can be implemented as a program। यानी कि उन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर जो कि हमने बनाई है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करके हम एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम कोडिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर किसी भी कंपाइलर के अंदर। जी हाँ, क्लियर यहाँ तक? यस सर। इट इज वेरी सिंपल। आपने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होगी कि ब्रेक डाउन कर लेना एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में और उनका सीक्वेंस स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना, इट इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। देन फिर एल्गोरिदम इज यूज्ड टू कन्वर्ट अवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इनटू स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट। मतलब कि हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में बदलेंगे। दीज स्टेटमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन व्हिच फॉर्म अ प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन। ओके, तो ये एल्गोरिदम का एक इंट्रोडक्शन था आपका यहां से लेकर यहां तक। ओके, 2 मिनट के लिए रुक जाएं, जरा अजान हो रही है, अजान हो रही है।
ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट्स की एक सीक्वेंस में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एल्गोरिदम कहलाता है। फिर उन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज करके हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल डायग्राम। प्रॉब्लम से एल्गोरिदम बनाया जाता है। एल्गोरिदम को आगे फर्दर हम प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन? तो प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन क्या होता है? एवरी एल्गोरिदम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। हर एल्गोरिदम के अंदर ये वाली स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट, इनपुट आउटपुट डेफिनेट डेफिनेटनेस एंड फाइनाइटनेस। मतलब कि इनपुट क्या होती है? जो डेटा हम कंप्यूटर को देंगे कोई काम करने के लिए। एवरी एल्गोरिदम मस्ट टेक 0 और मोर नंबर ऑफ इनपुट्स वैल्यू फ्रॉम एक्सटर्नल। मतलब कि जो डेटा दिया जाएगा उस प्रॉब्लम को, कि जो के वेरिएबल या डेटा या वैल्यूज उस प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल होनी है, तो इनपुट के तौर पर दी जाएंगी। सो एवरी एल्गोरिदम मस्ट टेक 0 और 1 और मोर नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, उसमें ज्यादा भी वैल्यूज यूज हो सकती हैं, तो जितनी वैल्यूज उसके अंदर यूज होने जाएंगी उतनी इनपुट्स दे दी जाएंगी। ओके, सो अनदर स्पेसिफिकेशन इज आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा? जो वो वाला एल्गोरिदम रिजल्ट जनरेट करेगा, यानी कि इन इनपुट्स वैल्यूज को लेकर जो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्यूशन देगी, जो रिजल्ट जनरेट करेगा, उसको हम आउटपुट बोलेंगे। एंड डेफिनेटनेस, एवरी स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड सिंपल। ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि हर स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि यूजर को समझ ही ना आए कि अंदर क्या हो रहा है। इस चीज को डेफिनेटनेस बोल रहे हैं। ओके, एंड फाइनाइटनेस, फॉर ऑल डिफरेंट केसेस द एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट विद इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि एल्गोरिथम फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना लेंथी एल्गोरिथम है कि वो चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, उसकी एंड लिमिट है ही नहीं। मीन टू से दैट कि एल्गोरिथम के स्टेप्स, ठीक है, लिमिटेड होने चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे एल्गोरिथम की कुछ स्पेसिफिकेशन। लास्ट वन इज इफेक्टिवनेस। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक इनफ टू कैरिड आउट एंड इट मस्ट बी फिजिबल। मतलब कि जो भी स्टेटमेंट या जो भी आपने इसके अंदर स्टेटमेंट बनाई है, वो स्टेटमेंट इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है? मतलब कि उस वो सोल्यूशन के लिए जो हमने प्रोसीजर चूज किया है या जो स्टेटमेंट चूज की है, वो इफेक्टिव हो, वो फिजिबल हो, उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, उसको इजीली कैरी किया जा सके। ठीक है, तो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कहता है लेट्स कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ। ये एक हमने एग्जांपल ऐड की है। तो ये बेसिकली कहता है कि एक प्रॉब्लम है कि आपने एक लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक लिस्ट में से या एक अरे में से। ठीक है, एक अरे या एक लिस्ट दी गई है आपको, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई? इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ गई? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। सबसे बड़ा नंबर निकालना है। इनपुट क्या है? अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ये इनपुट देंगे हम। मतलब कि उसको 5, 6 जितने भी आपने देने हैं, वो लिस्ट में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव नंबर इनपुट के तौर पे जाएंगे। आउटपुट क्या होगी? द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर निकाला है पॉजिटिव लिस्ट में से, वो क्या होगा? इसकी आउटपुट होगी।
ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि आउटपुट हमारे पास एक लार्ज नंबर आएगा। ठीक है, सो कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एल, ठीक है, जो इनपुट दी है, एंड द लार्जेस्ट नंबर एज मैक्स, और मैक्स एक आउटपुट आएगी और जो इनपुट दे रहे हैं वो लिस्ट होगी। पहले हम इसका एल्गोरिथम बनाया हुआ है, देखें स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले जी आपने डिफाइन अ वेरिएबल मैक्स एंड इनिशियलाइज विद जीरो, कि एक वेरिएबल लें जिसका नाम क्या हो मैक्स, और उसके अंदर वैल्यू के रख दें जीरो, यानी कि अभी मैक्सिमम में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम प्रोग्रामेटिकली मैक्सिमम एक वेरिएबल लेंगे। ये देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हुआ, और ये फर्स्ट स्टेप में उसने ये काम कर लिया, इंट मैक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे कंपेयर फर्स्ट नंबर जिसको हमने एक्स का कह दिया। ठीक है, कंपेयर फर्स्ट नंबर, उसका नाम दे दिया एक्स, इन द लिस्ट विद द मैक्स। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम में पड़ी हुई वैल्यू को एक्स के साथ कंपेयर करवाएं। इफ एक्स इज लार्जर, अगर एक्स बड़ा है, फिर कंडीशन चेक करें, अगर एक्स बड़ा है किससे, लार्ज इस मैक्सिमम में पड़ी हुई वैल्यू से, तो देन क्या करें, मैक्सिमम सेट मैक्सिमम टू एक्स, यानी कि मैक्सिमम में वो एक्स वाली वैल्यू रखवा दें। ठीक है, ये आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का। रिपीट स्टेप 2 फॉर ऑल नंबर्स, फिर सारे नंबर्स के लिए स्टेप 2 को रिपीट करें, यानी कि पहला एलिमेंट कंपेयर करवाएं मैक्सिमम के साथ, अगर ये एलिमेंट बड़ा है तो इसको मैक्सिमम में रखवा दें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एंड पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो मैक्सिमम में आ जाएगा। फिर डिस्प्ले द वैल्यू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम को हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये देखें ऐसे ही हुआ है, हम एक मेथड बनाया इंट फाइंड मैक्सिमम, उसको इनपुट के तौर पर यहाँ पर पैरामीटर में लिस्ट दे दी, जो कि इनपुट है हमारी, जो यूजर ने देनी है। मैक्सिमम इज इक्वल टू जीरो, और एक वेरिएबल इंट का आई भी ले लिया, आई यहाँ पर लूप में यूज होने के, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन लिस्ट साइज, जो ये लिस्ट का साइज है उससे छोटा, यानी कि एक स्टेप पीछे तक चलाना है हमने। तो ये लिस्ट चलेगी लिस्ट ऑफ आई, यानी कि लिस्ट का पहला एलिमेंट। ठीक है, इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है तो देन मैक्सिमम में लिस्ट का पहला एलिमेंट रखवा दो। ठीक है, तो इस तरह से जो कंडीशन ये ट्रू होगी तो उसमें मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, और एंड पे जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को। तो ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये एक एल्गोरिथम था, इस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करके हमने एक कोड बना लिया। तो ये प्रोसीजर होता है बेसिकली एल्गोरिथम को यूज करने का, कि हमारी प्रॉब्लम का एनालिसिस, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करना आसान हो जाता है हमारे। जी हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका? तो नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ गई ना यहाँ तक? यस सर, आ गई है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, जहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, तो आपने उधर ही अपना हैंड रेज करके या माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है नेक्स्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकर्सिव एल्गोरिथम। अब रिकर्जन क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज रिकर्जन? आपने ये पहले पढ़ा हुआ है? नहीं पता किसी को भी? देखें, चले मैं बताता हूँ, इसको याद रखना है, जो चीजें बातें होंगी हमारे लेक्चर्स के दौरान ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। लेक्चर्स लेने का मकसद ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। बेसिकली रिकर्सिव होता क्या है, ये रिकर्जन होती क्या है, जब हम एक फंक्शन बनाते हैं ना, जब हम एक मेथड बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, तो जब वो वाला फंक्शन, ठीक है, उसकी बॉडी और उस बॉडी के अंदर हम उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते रहे जिसकी बॉडी हमने बनाई है, यानी कि एक फंक्शन की बॉडी में उसके फंक्शन को ही कॉल कर लेना। ठीक है ना, एक फंक्शन की बॉडी में उसके, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया था ना हमने, इंट फाइंड मैक्सिमम एल, और यहां पर आगे इसकी बॉडी के बारे में इसी को कॉल कर लूं, फाइंड मैक्स एल। ठीक है, इंट के बाद यहाँ पर स्पेस आनी थी, स्पेस मिसिंग है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसी को कॉल करूँ तो यहाँ पे आकर दोबारा वो इसी फंक्शन के अंदर चला जाएगा, फिर आएगा इसी फंक्शन के अंदर। तो ये होती है रिकर्जन, एक काम के अंदर बार बार वही काम करना। ठीक है,
समझ आई रिकर्जन की कुछ? अब ये देखें, इन कंप्यूटर साइंस ऑल एल्गोरिदम आर इम्प्लीमेंटेड विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस। कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का बहुत रोल है, ठीक है। सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एल्गोरिदम उसके अंदर फंक्शन का यूज हो रहा होता है। वी कैन व्यू अ फंक्शन एज समथिंग दैट इज इन्वोक्ड, जिसको कॉल किया जाता है, जिसको इन्वोक किया जाता है बाय अनदर फंक्शन। जैसे कि हम मेन के अंदर काफी फंक्शन कॉल करते हैं, मेन के अंदर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, मेन के अंदर हम कुछ और बिल्ट इन फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्वोक्ड बाय एन फंक्शन, इट एग्जीक्यूट्स इट्स कोड एंड देन रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन। ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और कंट्रोल वापस किसको दे देता है? कॉलिंग फंक्शन को, जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर रुक गई थी बीच में। अब ठीक है। यस सर। तो फंक्शन कॉल का वही प्रोसीजर है कि हम फंक्शन को कहीं पर डिफाइन करते हैं और उसको कॉल किसी फंक्शन के अंदर से करते हैं, तो फिर वो जहां से कॉल हो रहा होता है जाकर आउटपुट रिटर्न उसे करता है। हियर अ फंक्शन कैन कॉल देमसेल्व्स, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को ही कॉल करता है बार बार बाय इटसेल्फ, और इट मे कॉल अनदर फंक्शन व्हिच अगेन कॉल सेम फंक्शन इनसाइड इट। ये मेन डेफिनेशन है रिकर्जन की, ठीक है। जो कि खुद को ही कॉल करता है या किसी और फंक्शन में कॉल होता है और उसके अंदर जाके फिर अपने आप को कॉल करता है। इट इज कॉल्ड रिकर्जन। So a function which calls itself is called a direct recursive function or recursive function. ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। A function which calls a function that the function call its called function is called direct recursive। वही बात आ जाती है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, that function calls, ठीक है, जो अपने आप को ही कॉल करता है। ये दोनों डेफिनेशन का कोई भी कर ले, फर्स्ट वाली ज्यादा इजी है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है कि ऐसा फंक्शन जो खुद को ही बार बार कॉल करता है, इट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ओके, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। सर यस मुझे सर। क्लियर नहीं हुआ यहाँ से जी रिकर्सिव फंक्शन। जी, जिस स्टूडेंट को क्लियर है वो बताएं, किसको क्लियर है? आपकी क्लास में जीआर कौन है? सर उकबा उकबा मुजीब है जीआर। उकबा प्रेजेंट है? नो सर वो आज नहीं है पढ़ा। क्लास में। अच्छा चले, ओके। इसकी रिकर्जन की समझ किसको नहीं आई, किसको आई है समझ, वो बताए। फातिमा आपको समझ आई है? सर मुझे नहीं आई, मैंने क्वेश्चन किया था। जी, और किसको समझ आई है? आमना आपको? सर तकरीबन आई है। देखिए दोबारा सुने, मैं आपको चले ऐसे बताता हूँ। सर फॉर इसकी कोई एग्जाम्पल, एग्जांपल दे दें। जी फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक फंक्शन बनाया इंट ए बी सी, ओके। और उस फंक्शन के अंदर ये उसकी बॉडी है, उस बॉडी में आपने ये कुछ काम किए और यहाँ पर आपने ए बी सी को ही कॉल कर दिया, ठीक है। यानी कि उस फंक्शन को उसके अंदर ही कॉल कर दिया। अब ये इंट है, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला फंक्शन कोई इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, इंट सी ले लें, ठीक है। तो अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन ने अपने अंदर ही खुद को कॉल कर लिया। जब भी ये फंक्शन चलेगा ये कुछ काम होंगे और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहां पर ही कॉल हो जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी। या void ले लें, void में नो रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर ये इंट सी वगैरह इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर ही फंक्शन को कॉल खुद को करता रहता है, इट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। अब समझ आ गई है? जी सर आ गई। यस सर आ गई। ये वैसे आपको सी प्लस प्लस में पढ़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है रिकर्जन। आई वाज थिंकिंग कि आपने पढ़ा हुआ है। चलें कोई बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आएगी तो आपने क्वेश्चन करना है ताकि कोई भी चीज रहे ना आपकी
सीक्वेंस में चीजें चलती रहें, ठीक है। ओके, सो देन नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस एनालिसिस का। जी यहाँ पर हमारा ये जो एल्गोरिदम है और रिकर्सिव एल्गोरिदम है, ये दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस, और परफॉर्मेंस एनालिसिस होता क्या है। अब देखें, परफॉर्मेंस एनालिसिस किसे कहते हैं, जब आप एक एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है, या एक कोड करते हैं एक छोटा सा, तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, एनालाइज करना कि क्या ये वाला एल्गोरिदम या ये वाला प्रोग्राम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसको रन होने में, इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। तो इसको हम परफॉर्मेंस एनालिसिस को कुछ इस तरीके से भी अंडरस्टैंड करते हैं। इफ वी वांट टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, हाफजाबाद टू लाहौर कह लें या कुछ भी, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, देयर कैन बी मैनी वेज ऑफ डूइंग दिस। तो ये काम करने के लिए आपके पास डिफरेंट रूट हो सकते हैं। आप ये जीटी रोड से जा सकते हैं, आप मोटरवे से जा सकते हैं, बराह रास्ता शेखुपुरा जा सकते हैं, ठीक है। मतलब देयर आर डिफरेंट रूट्स टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। वी कैन गो बाय फ्लाइट, फ्लाइट से जा सकते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन एंड आल्सो बाय बाइसिकल, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, डिपेंड किस पे करता है कि कौन सी चीज अवेलेबल है और मेरे लिए कौन सी कन्वीनियंट है। दोनों चीजें देखनी है ना, कि अवेलेबिलिटी मेरे पास क्या है और कन्वीनियंस कौन सी है, ठीक है। अब वी चूज द वन विच सूट्स अस, हम वो वाली चूज करेंगे जो हमें सूट करती है। सिमिलरली इन कंप्यूटर साइंस देयर आर मल्टीपल एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसी तरह से कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। वी हैव मोर देन वन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिदम हो सकते हैं। वी नीड टू सिलेक्ट बेस्ट वन, उसमें से कौन सा चूज करना है जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट है। वही बात होगी ना कि अगर आपने एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना है, ठीक है, कॉलेज से घर जाना है, तो आप कॉलेज से घर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं आपके, उनमें से आपने एक चूज करना है, और चूज भी वो करना है जो सबसे बेस्ट है, जो सिक्योर भी है और जहां से आप जल्दी पहुंच भी जाएंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस हेल्प्स अस टू सेलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिदम फ्रॉम मल्टीपल। तो हम क्या देख करेंगे, उन एल्गोरिदम में से परफॉर्मेंस एनालिसिस देखेंगे किसका सबसे बेस्ट है, सबकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और देखेंगे किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, जो कि हमें हेल्प आउट करेगी एल्गोरिदम को चूज करने में। फिर वो एल्गोरिदम हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चूज कर लेंगे। ओके, सो परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इवैल्यूएटिंग जजमेंट अबाउट एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम के बारे में कुछ जज करना, ये कैसा है। परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम मींस predicting the resources which are required to an algorithm to perform its task। कि किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन कौन से रिसोर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, या कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम है जिसमें थोड़े रिसोर्स लगेंगे, या कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम है जिसमें एफिशिएंट रिसोर्सेज के साथ काम होगा। क्लियर हुआ मेरी बात से कि परफॉर्मेंस एनालिसिस क्यों की जाती है। यस सर, हो गया क्लियर। इट्स वेरी सिंपल, मैंने कोशिश किया कि इसको सिंपल बना के पेश करूं आपके सामने। सो वी कंपेयर ऑल एल्गोरिदम, ये सारी थ्योरी याद करनी नहीं है आपने, सिर्फ समझना है परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। ये जो मैंने बोल्ड की मैं ये चीजें आपके लिए याद रखने वाली, बाकी आपने आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वी कंपेयर ऑल एल्गोरिदम विद ईच अदर, हम फिर उन एल्गोरिदम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं which are solving the same problem, जो कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। द बेस्ट एल्गोरिदम सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। टू कंपेयर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए वी यूज सेट ऑफ पैरामीटर। किन किन चीजों को कंपेयर किया जाता है, वो पैरामीटर कौन से हैं, मेमोरी रिक्वायर्ड, कि कौन सा एल्गोरिदम कितनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ टाइम, एग्जीक्यूशन स्पीड, ठीक है, ये देखते हैं।
किसकी ज्यादा अच्छी है? इजी टू अंडरस्टैंडेबल, कौन सा एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करना आसान है? इजी टू इम्प्लीमेंट, और कौन सा एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना आसान है? ये चीजें देखकर हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को निकाल लेते हैं। कहता जनरली परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर, whether the algorithm is provided the exact solution for the problem, क्या हमारा एल्गोरिदम हमारी प्रॉब्लम का वही सॉल्यूशन दे रहा है जो होना चाहिए, whether it is easy to understand, जो ऊपर बातें की हैं, whether it is easy to implement, how much space memory it will require, how much time it will take। तो ये सारी बातें अब स्टेटमेंट्स की फॉर्म में कर लें। when we want to analyze an algorithm, जब हम किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे, we consider only the space and time required। कहता है स्पेसिफिकली इन सब में से मोस्टली एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है, एनालाइज करने के लिए हम सिर्फ दो चीजों को देखते हैं, स्पेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय दैट एल्गोरिदम। ठीक है, बाय टाइम रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे? Performance analysis of an algorithm is the process of calculating space required by that algorithm and time required by that algorithm। कितनी स्पेस लेगा यानी कि मेमोरी, और कितना टाइम लगाएगा वो वाला एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यूं समझ लें, एक एमसीक्यूज भी आपके तैयार हो जाने चाहिए साथ साथ। अगर तो यही सिचुएशन रही, कोरोना के बायस छुट्टियां ही रही या कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रही, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं। उसके लिए ये साथ साथ शुरू से ही चीजों को हाईलाइट करके इसमें से आपने अपने एमसीक्यूज भी देखते रहना है कि ये यहाँ से ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में यूज हो सकता है, तो आपकी बेटर प्रिपरेशन होती रहेगी। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ है। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेजर्स। ठीक है, कहते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस को दो चीजों से मेजर किया जाता है, एक हमारे पास स्पेस एंड टाइम। तो कहता है स्पेस रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग टास्क ऑफ एन एल्गोरिथम, जिसको हम कहेंगे स्पेस कंप्लेक्सिटी। जब हम स्पेस को देखेंगे उसको स्पेस कंप्लेक्सिटी बोलेंगे। इट इंक्लूड प्रोग्राम स्पेस एंड डाटा स्पेस। दो स्पेसेस आती हैं, प्रोग्राम स्पेस एंड डेटा स्पेस। ठीक है, ये एक बात होगी स्पेस कंप्लेक्सिटी की। देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क ऑफ एन एल्गोरिथम, इसको बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दो कॉम्प्लेक्सिटीज हमने सीखनी है। तो पहले हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो आज का लेक्चर हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तक ही होगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? व्हेन वी डिजाइन एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट नीड्स सम कंप्यूटर मेमोरी। मैंने अभी बात की थी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो उसको कोई मेमोरी भी चाहिए होती है। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंट ए, आप पता है कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में 4 बाइट, इंटीजर 4 बाइट लेता है ना। ए के नाम से एक मेमोरी रिजर्व होगी 4 बाइट की, तो ये मेमोरी ले रहा है। तो एल्गोरिथम के अंदर या कोडिंग के अंदर तो काफी ज्यादा वेरिएबल यूज होंगे इनपुट के तौर पर। ठीक है, तो कोई ना कोई मेमोरी लेंगे वो। सो फॉर एन एल्गोरिथम, for any algorithm memory is required for the following purpose। किन किन पर्पस के लिए हमें मेमोरी चाहिए होती है? मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होगी। मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी चाहिए होगी। मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कांस्टेंट वैल्यूज, वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, इनको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए हुए होगी। Okay, so space complexity of an algorithm can be defined as follows: total amount of computer memory required by an algorithm। जितनी मेमोरी चाहिए होगी एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम, टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम। जी हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्स, देखें आपकी ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, यकीन करें ये वाले कॉन्सेप्ट लोग अपना बीएस कंप्लीट कर लेते हैं,
ठीक है, एमफिल तक जाकर उनकी ये चीजें क्लियर नहीं हो रही होती, इन पे फोकस ही नहीं किया जाता। वेरी सिंपल थिंग्स, और कोशिश करके उनको बड़ा सिंपल बना के पेश कर रहा हूँ आपके सामने। और ये डाटा आपका मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट करके मैं नोट्स बना रहा हूँ। आपने सिर्फ ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो डाटा मैं दूंगा वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, बस इंशाल्लाह आपके काफी कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। सो जनरली व्हेन अ प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, एग्जीक्यूशन फॉर्म में होता है, रनिंग प्रोसेस में होता है, सो इट यूजेस कंप्यूटर मेमोरी फॉर 3 रीजंस। 3 पर्पस के लिए कंप्यूटर मेमोरी यूज कर रहा होता है वो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन स्पेस, एनवायरमेंटल स्टैक, डेटा स्पेस। सो ये तीनों क्या होती हैं? इट इज अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर कंपाइल्ड वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना, उसका कंपाइल्ड वर्जन स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन स्पेस होती है मेमोरी में, ठीक है। कहता है इट इज अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब ये एनवायरमेंटल स्टैक क्या होता है? टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉरी it is the amount of memory used to store information of partially executed functions at the time of function call। यानी कि जितनी भी उसके अंदर फंक्शन कॉल्स आती हैं, ठीक है, उनकी देखिए ना, फंक्शन कॉल आती है, फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, स्टैक में एंटर होगा, स्टैक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्टैक वो वाली मेमोरी जहां पर फंक्शन कॉल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। उसके बाद डेटा स्पेस। व्हाट इज डेटा स्पेस? डेटा स्पेस इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड टू स्टोर ऑल वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो ये जो ऊपर हमने बातें की, इनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। डेटा स्पेस में आपके वेरिएबल या कांस्टेंट्स, उनका डेटा आएगा, फंक्शन कॉल्स के रिलेटेड एनवायरमेंटल स्टैक में आएगा, और कंपाइल्ड वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारी इंस्ट्रक्शन स्पेस में यूज होगी। सो टू कैलकुलेट द स्पेस कंप्लेक्सिटी वी मस्ट नो द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। वो तो हमें पता है कि 2 बाइट टू स्टोर इंटीजर वैल्यू सी प्लस प्लस के अंदर, सी में 2 बाइट लेता है लेकिन सी प्लस प्लस में 4 बाइट लेता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 4 बाइट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, 1 बाइट फॉर कैरेक्टर, 8 बाइट फॉर डबल। ये हमें पहले से पता है, ये आपने एक टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इंटीजर कितने बाइट लेता है, फ्लोट कितने बाइट लेता है, वगैरह वगैरह। ये भी मैंने थोड़ा सा इसीलिए रिपीट कर दिया। ओके, लेट्स एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। इंट स्क्वायर, ये फिर यहाँ पर स्पेस आनी थी इंट के बाद, तो ये मर्ज हुआ है। इंट स्क्वायर एक फंक्शन है, इसके अंदर इंट ए एक पैरामीटर है, रिटर्न कर रहा है ए मल्टीप्लाई बाय ए, छोटा सा कोड, ठीक है। कहते हैं इन द अबव पीस ऑफ कोड इट रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर वेरिएबल ए। अब एक तो वेरिएबल यूज हो रहा है इंट ए, इसको स्टोर करने के लिए कितनी चाहिए होगी? 2 बाइट, एंड अनदर 2 बाइट फॉर मेमोरी इट इज यूज टू रिटर्न वैल्यू। तो ये जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना, इंट स्क्वायर, ठीक है, तो ये फंक्शन भी 2 बाइट मेमोरी ही लेगा, ठीक है। 2 होगी, 2 बाइट ए के और 2 बाइट रिटर्न करने के। दैट मींस टोटली इट रिक्वायर 4 बाइट ऑफ मेमोरी टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये पूरा फंक्शन 4 बाइट लेगा अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस 4 बाइट ऑफ मेमोरी इज फिक्स्ड फॉर एनी इनपुट ऑफ द वैल्यू ए। ए की वैल्यू चाहे हम कुछ भी दे दें, 10 दे दें, 20 दे दें, 50 दे दें, 100, 200, 300, 500, कुछ भी, उसके लिए ये 2 बाइट ही लेगा। The space complexity is said to be constant space complexity। तो सारे इनपुट वैल्यू के लिए ये क्योंकि सेम ही मेमोरी लेगा, तो इसलिए हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कह लेते हैं। ठीक हो गया? कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी। So if an algorithm required a fixed amount of space for all input values, then that space is called constant space। ये नीचे डेफिनेशन भी बता दी गई। जी हाँ, समझ आई यहां तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन? ओके, मैं पूछता हूँ, आपने तो पूछना नहीं है, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। तैमूर हसन एक स्टूडेंट है यहाँ पर। जी तैमूर, आप बताएंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी से क्या अंडरस्टैंड किया आपने? मिस्टर तैमूर, आवाज नहीं आ रही आपको?
तैमूर हसन, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इट्स मीन दैट कुछ स्टूडेंट पैसिव भी हुए हैं, क्लास ऑन करके तो खुद गायब है। अरसलान सुबानी, आप बताएं। मिस्टर अरसलान, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर। यार रिस्पॉन्स करें जल्दी से। ये आ स्पेस रही है। कम्प्लेक्सिटी से क्या समझ आया आपको, थोड़ा सा बताएं। जो स्पेस सर कम जी इनपुट वैल्यूज को जी जी स्टोर करने के लिए जो स्पेस इस्तेमाल होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके अलावा कुछ और, सिर्फ इनपुट वैल्यूज के लिए? जी इसमें कोई और ऐड करें, इन्होंने सही बताया है। इसमें कोई और भी स्टूडेंट कोई ऐड करे चीजें। जैन हसन, आप बताएं। मिस्टर जैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन, इधर एक स्टूडेंट ने बताया है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है मेमोरी में, उसको मतलब कि पता लगवाना उसका, तो वो बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है। क्या ये ठीक है? सिर्फ इनपुट वैल्यूज वेरिएबल की, और कोई नहीं हो सकती? जी सर, आपको आवाज नहीं आ रही क्लियर? आवाज नहीं सर आ रही। जी सर, अटक रही है आवाज। क्या सबको आवाज अटक रही है? नो सर। नो सर। हाउ इज दैट पॉसिबल कि सिर्फ आपको आवाज सही नहीं आ रही? नो सर। ओके जैन, आपको भी नहीं पता शायद। सर मैं बता दूं। जी बताएं। सर एक टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो कि एक एल्गोरिदम रिक्वायर करता है एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। एग्जैक्टली exactly. और उस टोटल जो मतलब कि अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो किन किन चीजों के लिए होगी? एक तो वेरिएबल की वैल्यूज हो जाएंगी, और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है ना? वेरिएबल वैल्यूज, कांस्टेंट वाली वैल्यूज, और फंक्शन कॉल वैल्यू, ठीक है? ये चीजें हम ऊपर जो डिस्कस करके आए हैं, ठीक है? वो चीजें जो कि इंस्ट्रक्शन स्पेस है, एनवायरमेंटल स्टैक है, डाटा स्पेस है ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, पार्शियली एग्जीक्यूटेड फंक्शन कॉल, कंपाइल्ड वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, और बेसिकली उनका पता लगवाना टोटली इट इज कॉल्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पर हमने क्या बात की, ये हमारा छोटा सा एक फंक्शन है, इसके अंदर चूंकि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट तो कोई है ही नहीं, फंक्शन कॉल भी कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 2 बाइट की ये वाली मेमोरी ले रहा है, 2 बाइट की रिटर्न टाइप वाली मेमोरी ले रहा है, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है स्पेस वो 4 बाइट है। और चाहे इन ए को कोई भी वैल्यू दे दें, सबके लिए सेम टाइम ही लगेगा, इसलिए इसको हम कह दिया कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी। देखें मेरी बहुत एफर्ट लग रही है इन लेक्चर्स पे, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों ने भी अपना बेस्ट जो इसमें देना है, अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का भी लेक्चर लेंगे तो इतना डिटेल्ड और इतना लेक्चर नहीं होते हैं रेगुलर स्टडीज में, इसलिए मैं क्वेश्चन आपसे सिर्फ इसी पर्पज के लिए कर रहा होता हूँ कि क्या आप चीज़ों को गेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मेरे लेक्चर आपने अटेंटिवली सुनने हैं और मैंने आपसे फीडबैक लेते रहना है बाय नेम, इसलिए किसी भी स्टूडेंट से मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और आप भी मुझसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेक्चर के दौरान, तो ये बेसिकली आप लोगों की लर्निंग के लिए है, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस लें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और हिस्सा लिया करें क्लास में क्वेश्चन आंसर में। जब मैं पूछ रहा होता हूँ, सर मैं बताऊँ,
बढ़ चढ़कर, ताकि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, देन हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कंसीडर द अनदर एग्जांपल, ये भी इंट सम, ये एक मेथड है और इसके अंदर हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज है ना वो दो हैं, मतलब कि फंक्शन के दौरान जो इनपुट है, एक तो इंटीजर n और एक अरे ए अरे, ठीक है। अब क्या कर रहा है सम, ये वही है हमारे पास लूप वाला, ऊपर मैक्सिमम वाला था ना, ये कोई और है, ये वैल्यूज को ऐड करने वाला है, ठीक है। जो ये n इनपुट वैल्यू दी जाएगी ना उतनी वैल्यूज को ऐड कर देगा। अब सम इज इक्वल टू 0 है पहले, ठीक है, सम में पहले कुछ नहीं है, आइए लूप के लिए ले लिया, जब तक n से कम है ये चलता जाएगा, ठीक है। अबव पीस ऑफ कोड, अब इसमें कितनी स्पेस ले रहा है हमें ये देखनी है, ठीक है। अब ये देखिए कहते हैं कि n स्टैटिक 2 बाइट ऑफ मेमोरी टू स्टोर अरे वेरिएबल, ये जो अरे ए लिया है हमने, अब ये कितनी मेमोरी लेगा। अब n स्टैटिक 2 क्यों, क्योंकि ये एक तो बात है कि इंटीजर लेता है 2 बाइट, इंटीजर कितना लेता है 2 बाइट, इसलिए मैंने 2 लगा दिया, और n मतलब के नंबर ऑफ वेरिएबल के कितनी वेरिएबल इस अरे में स्टोर होते हैं, अरे कितनी वैल्यू लेता है, ठीक है, इसलिए n मल्टीप्लाई 2 कर दिया कि 2 बाइट और जितनी n के होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी तो अरे की मेमोरी हो जाएगी, और ये जो सिंपल n है उसकी भी 2 बाइट हो जाएंगे। उसके बाद 4 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर लोकल इंटीजर वेरिएबल सम, ये देखिए, ठीक है, सम के 2 वेरिएबल हैं i और 0, 2 बाइट दोनों के हो जाएंगे, टोटल 4 बाइट सम और i के हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 बाइट ऑफ मेमोरी टू रिटर्न वैल्यू, और ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ इंट, तो ये 2 बाइट रिटर्न के हो गए। तो ये देखें टोटल, ये सारे बाइट को टोटल करें तो दैट मींस टोटल इट रिक्वायर्ड 2n + 8, ये हो गया 2n और 4 और 2 6 और ये 2 8, तो 2n + 8 byte of memory to complete its execution. Here amount of memory depends on the number of values n. यहाँ पर वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, n पर, जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेमोरी बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज सेड टू बी लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ओके। इस किस्म की स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। So if the amount of space required by an algorithm is increased with increase of input value, अगर आपकी मेमोरी इनपुट वैल्यू की बेस के ऊपर बढ़ रही है, देन स्पेस कम्प्लेक्सिटी को क्या बोलेंगे, लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोलेंगे, ओके। ले जी ये था आपका, सर ये रिपीट करिएगा, ये वाला रिपीट करिएगा, लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये देखें इस कोड को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये n क्या है, n बेसिकली इस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर अरे के साइज को, ठीक है, यानी कि जितनी n की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी अरे उतनी बड़ी होती चली जाएगी, अरे उतनी बड़ी होगी। तो इसलिए n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मेमोरी कितनी लगेगी, क्योंकि 2n × 2 बाइट ले रहा है ये अरे, n × 2 क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर 2 बाइट लेता है, n उस अरे का साइज है, n बढ़ता जाएगा i लेस देन n, n तक जाना है ना उसने i ने, तो i अरे में दिया जा रहा है, तो अरे ये साइज पर डिपेंड कर रहा है मेमोरी। तो हमने जब ये 2n तो इसके हो गए 2 बाइट, ये वाला n वाला वेरिएबल ले रहा है, और 2 बाइट हमारे पास ये सम ले रहा है, 2 बाइट ये i ले रहा है, टोटल 4 बाइट हो गए, और ये रिटर्न वाली वैल्यू वाला 2 बाइट यहाँ पर आ गया, टोटली 8 बाइट हो गए, और ये 2 n को 2 से मल्टीप्लाई करें 2n होता है ना, तो 2n + 8 ये हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी बन रही है। और ये n, अगर n की वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतनी बड़ी हमारे पास क्या आती जाएगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। तो इस चीज को बोलते हैं लीनियर कम्प्लेक्सिटी के इनपुट के साइज के हवाले से, इनपुट के साइज के लिहाज से हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाए, इट इज कॉल्ड लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, आप समझ आई? जी सर आ गई, थैंक यू। सबको समझ आ गई है? यस सर। ओके, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने कम्प्लेक्सिटी को स्टार्ट कर दिया है, कम्प्लेक्सिटी में स्पेस कम्प्लेक्सिटी पढ़ ली हमने, और इसमें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टाइम कम्प्लेक्सिटी और बिग ओ नोटेशन पर बात करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसको हाईलाइट कर लिया करें लेक्चर के दौरान, थोड़ा सा
तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस हैं में टीचर्स की ज्यादा एफर्ट लगती है, बहुत लाउडली बोलना पड़ता है, किसी को आवाज जा रही है नहीं जा रही है वगैरह वगैरह। तो इसलिए टीचर एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है स्टूडेंट से कि आपको समझ आनी चाहिए और आपकी अटेंशन और आपका फोकस। एक्सक्यूज मी सर, यस सर इसके लिए कोई बुक लेनी है? नो यार, मैंने पहले बताया ये नोट्स जो मैं दूंगा आपको यही प्रिपेयर करने हैं आपने। ओके सर, ये हमें पीडीएफ में मिल सकती है जो आप जी हेडिंग जी, ये लगी हुई है जिसपे निशान वगैरह हाईलाइट्स हुए हैं जो ये आपको मिल इसी जाएगा, तरह? इसी तरह मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने सारा रीड करना है, सिर्फ हाईलाइटेड नहीं करना। ओके ठीक है। आप बॉयज में से आप मुझे मतलब कि मैंने यहाँ पर ना चैट में अपना एक नंबर आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप बॉयज में से मुझे अपना एक नंबर दे दीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा और सर्वकार को भी दे दूंगा, वो भी ग्रुप में शेयर कर देंगे और जो आपकी GR है उनको भी सेंड कर दूंगा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग को कोई क्वेरी हो डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बारे में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। ओके, एक्सेस हो रहा है आपको ये कांटेक्ट? जी हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछें।